पॉइंट डाल के लिखिए जल्दी से। राजनीतिक सामाजिक व आर्थिक न्याय शब्द का उल्लेख। इसको सिर्फ अंडरलाइन कर लेना, हेडिंग नहीं डालनी है, ठीक है। हेडिंग डाल दिया गया, कोई बात। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि राजनीतिक सामाजिक व आर्थिक न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है आके, तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो दो जगह मिलता है। कितनी जगह मिलता है? दो जगह मिलता है। एक तो मिलता है आपका प्रस्तावना में। कहाँ पर उल्लेख मिलता है? प्रस्तावना में, प्लस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि बताइए सामाजिक न्याय का उल्लेख कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो आपका आंसर अगर ऑप्शन में प्रस्तावना है तो प्रस्तावना कर देना, अगर ऑप्शन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो ये करके आना। दोनों आएंगे नहीं जाके, और अगर सपोज दैट दोनों आ जाएं तो ऑप्शन में जो पहले आ जाए वो आपको करके आना है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट डाल के लिखेंगे। अगला पॉइंट डाल के लिखेंगे, बंधुत्व शब्द का उल्लेख। बंधुत्व शब्द का उल्लेख। बंधुत्व शब्द का उल्लेख और ये भी दो जगह मिलता है। ये मिलता है प्रस्तावना प्लस मूल कर्तव्य में। प्रस्तावना व मूल कर्तव्य में। लिख लिया सभी ने? चलिए अब कुछ क्वेश्चन है 2 4 5, वो लिख लो, इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर पहला, मूल उद्देशिका में मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प किया गया था। मूल्य जो उद्देशिका थी, उस मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। मूल उद्देशिका मतलब होता है जो उद्देशिका जिसमें संशोधन ना किया गया हो, उसमें उद्देशिका का मतलब जानते हो, प्रस्तावना। जो मूल प्रस्तावना थी जिसमें संशोधन नहीं किया गया था, उसमें भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का क्या लिया गया था? संकल्प लिया गया था।
अब बात ये आती है कि सर ये क्या होते हैं, तो अभी ये क्वेश्चन आंसर फिनिश हो जाएंगे, मैं उसके बाद हर एक शब्द का यहाँ पे अर्थ बता दूंगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, लोकतंत्रात्मक क्या है और गणराज्य क्या है। सारे वर्डों का मैं मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान में वर्तमान में क्या लिख लिया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में दर्शाया गया है, तो हम लोगों का जो मूल संविधान था उसमें सिर्फ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में दर्शाया गया था, लेकिन जो वर्तमान संविधान है उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पर दो वर्ड जोड़े गए, कौन कौन से, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो बात यह आती है कि ये शब्द कब जोड़े गए, भाई जोड़े गए कि नहीं, यहाँ मूल संविधान में नहीं था लेकिन वर्तमान में है, इसका मतलब ये जोड़े गए हैं जाके। अब बात आती है कि कब जोड़े गए हैं, तो लिखो क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया, संविधान की उद्देशिका में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया, सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया। तो आंसर में लिखना है आपको 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 लिख लिया। अब यहीं पर आपको नोट डाल के लिखना है, नोट डाल के लिखना है, इस संशोधन द्वारा संविधान में
संविधान में समाजवादी, समाजवादी, अखंडता, अखंडता, कॉमा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, या ब्रैकेट में लिख लेना धर्म निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए, शब्द जोड़े गए। तो अगर क्वेश्चन में आए कि बताइए संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया, तो आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि अब तक भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तब आपका आंसर क्या होगा? तो तब आपका आंसर होगा क्या? एक बार, और वो भी कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976। बस, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नोट कर लो। अब जो ये वर्ड हमने बोले थे, 2 4 5 वर्ड हमने यूज किए हैं, इसमें कौन कौन से? पहला एक वर्ड हमने यूज किया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और दूसरा हमने एक वर्ड यूज किया था समाजवादी। समाजवादी। चलो अच्छा, देखो इधर, पहले मैं आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बताता हूं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप हो, आपके घर पे कोई भी निर्णय लेना होगा तो आपके घर वाले लेते हैं या कोई बाहर वाला लेता है? घर वाले लेते हैं।
तो उससे ठीक भारत भी क्या है, भारत के अंदर या कोई बाहरी मामला आ जाके, चाहे आंतरिक मामला हो चाहे बाहरी मामला हो, उसमें भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत अपना निर्णय खुद लेगा, किसी दूसरे देश से निर्णय नहीं लेगा। सपोज दैट भारत के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया जाके, तो क्या भारत अमेरिका से पता करेगा भैया हम लड़ें कि ना लड़ें? नहीं। अटैक हुआ है तो जवाब दो तुरंत। या भारत को रूस से पेट्रोल खरीदना है जाके, तो क्या दूसरे देश से परमिशन लेगा? नहीं लेगा। आपको अगर कहीं रिश्तेदारी में जाना है तो क्या पड़ोसी से पूछोगे जाके कि भैया जाएं कि ना जाएं? या तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर में आके तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला कर दिया आके, पड़ोसी से पूछोगे कि हम इसको मारे कि ना मारे? नहीं ना। वही होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत अपनी आंतरिक व बाह्य मामलों में, बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। उसे किसी अन्य देश की इजाजत की जरूरत नहीं है। इजाजत की जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। आंतरिक और बाहरी मामलों में क्या है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब ये आती है कि सर समाजवाद क्या होता है? समाजवाद क्या होता है? समाजवादी का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज उत्पादित हो रही है जाके, किसी भी चीज का उत्पादन हो रहा है, या हमारे देश में कोई भी चीज है जाके, उसमें सबका अधिकार है, सबका एक समान अधिकार है। समझे कि नहीं? हम देश की देश के अंदर सभी चीजों पर समान अधिकार, समान अधिकार, यानी कुल मिला के इसमें जो राष्ट्रीय चीज है और जो पूंजीवादी चीज है, वो दोनों को क्या कर दिया गया है, सम्मिलित कर दिया गया। अगर देश के अंदर ताजमहल बना है तो ताजमहल जितना आपका है उतना हमारा भी है। अगर हमारे देश में राम मंदिर बना हुआ है तो जितना अधिकार आपका है उतना हमारा भी है। अगर हमारे देश के अंदर कोई भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो जितना हमारा अधिकार पढ़ने का है उतना ही अधिकार आपका है आके। तो वो चीज़ होती है क्या, समाजवादी। समाजवादी का एक सिंपल सा फंडा ये सुन लो, सबका साथ सबका विकास, यानी सबको हमें साथ देना है और ऐसे काम करना है कि सबका क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। वो चीज़ क्या होती है, समाजवादी होती है।
अगली हेडिंग डालेंगे धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। राम किशन, कुलदीप यादव, जयमई, दीक्षा राजपूत सिसोन, दीक्षित, नया मोहन, अंकित दीक्षित, नया मोहन, देखिए, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए हमारे देश का राष्ट्रीय धर्म क्या है, तो कोई नहीं है जाके। हमारे देश में सभी धर्मों को समानता का दर्जा दिया गया है जाके। हमारे देश के लिए सभी धर्म, चाहे वो छोटा से छोटा धर्म हो या बड़ा से बड़ा धर्म हो, सारे धर्म हमारे लिए क्या हैं, समान है। ठीक है। और यहां से एक चीज पूछी जाती है जाके कि अगर आपसे कभी ये पूछ ले विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है, तो ध्यान रखना है विश्व का जो सबसे पहला पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है वो कौन सा है, अमेरिका है। ठीक है। अगली हेडिंग डालना है आपको लोकतंत्र। लोकतंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। लोकतंत्र चलिए, लोकतंत्र में ध्यान रखना है, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का तंत्र या लोगों का शासन।
अब ये बताइए, भारत में जो सर्वोच्च सत्ता है वो किसके हाथों में है? जनता के हाथों में। जनता चाहे तो सरकार बना सकती है, जनता चाहे तो सरकार को हटा सकती है जाके, जनता जनता चाहे तो सरकार बदल सकती है। 5 साल तक तो अगर आपने एक बार बना दिया तो 5 साल तक तो उल्टा सीधा झेलना पड़ेगा जाके। 5 साल के बाद फिर आप चेंज कर सकते हैं। तो सरकार बनाती कौन है? जनता बनाती है ना। कोई सरकार अपने आप तो नहीं बन सकती है। उसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। यानी हम ये कह सकते हैं कि शासन की, ऐसा लिख लो, भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। अब एक चीज ध्यान रखना है जाके, कि जो लोकतंत्र होता है ना, लोकतंत्र वो 2 प्रकार का होता है। जो लोकतंत्र होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है लोकतंत्र। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के कितने प्रकार हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब दोनों में अंतर क्या होता है? इसमें जो जनता होती है, जनता सीधे अपना शासन चलाती है, सीधे अपना शासन चलाती है जाके। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। तो अब आप हमें बताओ, भारत में प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? अप्रत्यक्ष। क्योंकि भारत में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। कैसे? जनता चुनती है सांसदों को, सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री को। शासन कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री और जितने भी सांसद हैं यहाँ के, वो मिलकर चुनते हैं राष्ट्रपति को जाके। राष्ट्रपति भी अपना अलग भूमिका होती है। तो भारत में कैसा शासन हो जाएगा? अप्रत्यक्ष शासन हो जाएगा। प्रत्यक्ष शासन में क्या होता है कि जनता होती है, जनता वो डायरेक्ट राष्ट्रपति चुन लेती है, और राष्ट्रपति ही सर्वोच्च शासन चलाता है। जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, इन देशों में क्या होता है? जनता डायरेक्ट चुनाव में वोट देती है, राष्ट्रपति के चुनाव में, और राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होता है। यहाँ पे आपने देखा जितनी भी बैठकें होंगी, सभी देशों के राष्ट्रपति आएंगे, लेकिन हमारे देश के कौन जाएंगे? प्रधानमंत्री आएंगे। क्यों? क्योंकि भारत में शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो किसके हाथों में है? प्रधानमंत्री के हाथों में है। संसदीय व्यवस्था है ना। चलो, एक शब्द और रह गया है, गणतंत्र। एक शब्द कौन सा रह गया?
गणतंत्र। तो गणतंत्र में देखिए, गणतंत्र क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या भारत में ऐसी कोई व्यवस्था चल रही है कि अभी जो राष्ट्रपति हैं उसके बाद उनका बेटा राष्ट्रपति बनेगा, फिर इसके बाद इनका बेटा राष्ट्रपति बनेगा, फिर इनके बाद इनका बेटा राष्ट्रपति बनेगा? ऐसा है क्या? नहीं है ना। इस व्यवस्था को बोलते हैं, ये जो व्यवस्था मैंने आपको बताई, इस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं वंशानुगत शासन। क्या बोलते हैं? वंशानुगत शासन। तो ये बताइए, क्या भारत का अध्यक्ष, जो भारत का अध्यक्ष होता है, देश का प्रमुख होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, सॉरी राष्ट्रपति होता है। तो क्या देश का प्रमुख या भारत का अध्यक्ष वंशानुगत शासन के रूप में कार्य करता है क्या? नहीं करता है। जनता के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जनता के द्वारा का मतलब जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो जो यही व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं? गणतंत्र व्यवस्था बोलते हैं। यहाँ के बात क्लियर हो गई सभी की? अगर यही वंशानुगत रूप से होती तो व्यवस्था कैसी हो जाती? वंशानुगत व्यवस्था हो जाती। लेकिन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, तो फिर व्यवस्था कैसी है? गणतंत्र व्यवस्था है। जाके कोई दिक्कत किसी को? लिख लीजिए, भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संघ का अध्यक्ष क्योंकि भारतीय संघ का अध्यक्ष एक सम्राट ना होकर, क्योंकि भारतीय संघ का अध्यक्ष एक सम्राट ना होकर जनता के द्वारा निश्चित अवधि के लिए, जनता के द्वारा निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। लिख लिया ना सभी ने? चलिए 2 4 5 क्वेश्चन और हैं और लिख लीजिए, ठीक है? लिखो, हम भारत के लोग, हाँ क्वेश्चन है, हम भारत के लोग इन शब्दों का क्या अभिप्राय है? हम भारत के लोग इन शब्दों का क्या अभिप्राय है? तो ध्यान रखना है, इनका क्या अभिप्राय है। इनके 3 मेन मतलब तो निकल सकते हैं। पहला, संविधान का निर्माण ब्रिटेन ने नहीं किया। यानी जो भारत का संविधान है, उस संविधान का निर्माण ब्रिटेन ने नहीं किया, अंग्रेजों ने नहीं किया। दूसरा, संविधान के निर्माता भारतीय हैं।
संविधान के निर्माता कौन है? भारतीय हैं, भारत के लोग हैं यहाँ के। और नेक्स्ट, शासन की संप्रभुता, शासन की संप्रभुता जनता में निहित है। यानी कि जो शासन की सर्वोच्च पावर है वो किसके पास है? जनता में है जाके। ये हम भारत के लोग शब्दों का मतलब है जाके। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, संविधान में स्वदेश को किस नाम से जाना गया है? यानी हमारे भारत का जो संविधान है, उस भारतीय संविधान में जो हम लोगों का देश है उसको किस रूप से जाना गया है, या कि क्या नाम दिया गया है? तो सिर्फ आंसर में इतना लिखना है, क्या? भारत अर्थात इंडिया। क्योंकि जब आप पढ़ोगे हिंदी में तो भारत लिखा मिलेगा, और अंग्रेजी में पढ़ोगे तो क्या लिखा मिलेगा? इंडिया लिखा मिलेगा। इसके अलावा हिंदुस्तान, ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, इस तरह के कोई भी शब्द संविधान में प्रयुक्त नहीं किए गए हैं जाके। बात क्लियर हुआ जाके सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। संविधान में भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। संविधान में भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी संविधान में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है और कहां पर हुआ है, इसका मतलब ये है। तो आंसर में लिखना है आपको 2 बार, 2 बार, और वो भी कहां पर? प्रस्तावना में। 2 बार, वो भी कहां पर? प्रस्तावना में। यानी भारत के संविधान में जो भारत शब्द का प्रयोग हुआ है वो कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है, और वो भी कहां पर हुआ है? प्रस्तावना में हुआ है जाके। बात क्लियर है आगे? अब आपको दिखाते हैं कि प्रस्तावना में कहां पर हुआ जाके, ठीक है।
उद्देशिका है जाके, जिसको हम लोग प्रस्तावना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना भी बोलते हैं यहाँ के। अब इस प्रस्तावना में लिखिए क्या लिखा है, हम भारत के लोग। एक बार भारत शब्द का प्रयोग यहाँ पे हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, भारत को, 2 बार शब्द का प्रयोग हो गया। और इसके अलावा कहीं पर भी भारत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ के। ठीक है। अब दूसरी बात, हमने आपको बताया था कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना वह डॉक्यूमेंट है जिसको पढ़ने से 3 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात बताया था, क्या बताया था हमने, संविधान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, संविधान लागू होने की तिथि क्या है यहाँ के, और पढ़ के नहीं आते हो आप लोग। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था, अरे वो तो हमने बता दिया, विस्तार से कहाँ तक है, लागू होने की तिथि क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है। तो देखो इधर से ध्यान दो सभी लोग, अब पढ़ के आया करो। देखो इधर कहा गया है हम भारत के लोग। उद्देश्य देखो, भारत को कैसा राज्य बनाना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। ये उद्देश्य है कि नहीं है जाके। और क्या कहा गया है, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उसको कितने तरह का न्याय दिलाना है, 3 तरह का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। उद्देश्य है कि नहीं है जाके। और क्या करना है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलानी है। उसको अपने विचार प्रस्तुत करने का, उसे अपनी बातें प्रस्तुत करने का, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी बातें करने का, विश्वास, किसी भी के ऊपर विश्वास को अगर प्रस्तुत करना है उसको, धर्म, आप अपने धर्म की स्वतंत्र हैं, अपने धर्म के हिसाब से अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने धर्म का प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। उपासना की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। उद्देश्य मालूम पड़ रहा है कि नहीं मालूम पड़ रहा है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, हर चीज में जो अवसर होगा वो समान रूप से मिलेगा जाके। अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में यानी सभी लोगों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा, गरिमा का मतलब क्या होता है, गरिमा का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता का मतलब होता है राष्ट्र टूटना नहीं चाहिए, सभी लोग एक साथ मिलकर रहें। सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ये तिथि लिखी हुई है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं यहाँ के। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता से मालूम होता है कि संविधान पूरे भारत में लागू हुआ जाके। संविधान का विस्तार हो गया, संविधान का उद्देश्य हो गया, और लागू होने की तिथि क्या है। ये सारी चीजें कहां से देखने को मिल गई, प्रस्तावना से देखने को मिल गई। बात क्लियर हुआ। इसी वजह से मैंने बताया था कि प्रस्तावना क्यों इंपॉर्टेंट होती है जाके। और ये आपको ऐसे कोई पूछा नहीं जाएगा कि बताइए प्रस्तावना लिखी है जाके, ज्यादा फोकस वाली बात नहीं है कि याद करना है कि इसमें जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको लिखाई दिए निकाल के जाके। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये लिख लिया था सभी ने कि नहीं लिख लिया था? तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को।